Warm welcome dear students. I am Sheetal Sharma. बच्चों, क्या आपको अपने घर में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं? ये काम करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। यस, आई नो योर आंसर विल बी यस। ये इंस्ट्रक्शंस देता कौन है? ये आपकी मम्मी भी हो सकती हैं, पापा भी, बड़ा भाई या बड़ी बहन भी हो सकती है। और जब आपको ऐसी इंस्ट्रक्शन मिलती है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? हाउ डू यू रिएक्ट? Do you get irritated, angry, or do you follow all these instructions without any protest? बच्चों, ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम आज आपकी ही उम्र की एक लड़की अमेंडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। Yes, dear students, today we are going to enjoy poem number 5 in your book First Flight. The title of the poem is Amanda. It has been composed by the famous Australian writer and poet रॉबिन क्लाइन। बच्चों, इस पोएम में हम देखेंगे कि अमेंडा को जब उसकी मदर लगातार इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं तो वो कैसे रिएक्ट करती है। और इस पोएम को आप खुद से भी रिलेट कर सकते हैं। जब आपकी मदर आपको इंस्ट्रक्शंस देती हैं, कोई भी बात समझाती हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है। रियली इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन रीडिंग ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. See, dear students, the poem begins with the instructions. And who is giving these instructions? Amanda's mother. अमेंडा की मदर देखती है कि अमेंडा अपने नेल्स को बाइट कर रही है, नाखूनों को चबा रही है। इसीलिए मदर इंस्ट्रक्शंस देती है कि अरे ये काम छोड़ो, नाखूनों को ऐसे मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमेंडा। अगली इंस्ट्रक्शन है कि वो अपने कंधों को आगे की तरफ झुका के बैठी है। हंच मीन्स टू बेंड द अपर पार्ट ऑफ बॉडी फॉरवर्ड। आप इमेज में भी देख सकते हैं, कंधों को आगे की तरफ करके झुक कर बैठना, इसी को हम कहते हैं हंचिंग। फिर उसकी मदर कहती है स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउच मीन्स टू स्टैंड, सिट और मूव इन लेजी वे। तो अमेंडा बहुत ही लेजी वे से बैठी हुई है, आगे की तरफ झुक कर। बच्चों, जैसे देखो स्कूल में भी आपको कहा जाता है कि सीधे होकर बैठिए, तो ऐसा ही कुछ अमेंडा को इंस्ट्रक्शन मिल रही है। उसकी मदर उसे कहती है ये स्लाउचिंग को छोड़ो और सीधी होकर बैठ जाओ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पोएम की स्टार्टिंग में ही अमेंडा को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, लेकिन अमेंडा का क्या रिएक्शन होगा, आइए आगे देखते हैं। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. बच्चों, मदर तो इंस्ट्रक्शंस दे रही है, लेकिन हमारी अमेंडा तो इमेजिनेशन में खोई हुई है। वो क्या इमेजिन करती है? There is a languid emerald sea. Languid means relaxed. Emerald means a precious stone of green color, जिसे हम पन्ना कहते हैं। तो यहाँ पर अमेंडा इमेजिन करती है कि समुद्र जो हरे रंग का है वो बहुत ही रिलैक्स्ड होकर बह रहा है और वहाँ पर वही इकलौती रहने वाली है। Where the sole inhabitant is me. Soul means only. इनहेबिटेंट वहाँ पर रहने वाली, वहाँ की निवासी। और वो क्या है? अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। मरमेड मीन्स हाफ वुमन एंड हाफ फिश टाइप क्रीचर। वो एक जल परी है और वो बहुत ही ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली। ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली इन सी। वो तो बड़ी खुशी से समुद्र में तैर रही है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, समुद्र भी क्या है? रिलैक्स्ड, उसे कोई टेंशन नहीं है। और ऐसे ही शांति वाले माहौल में रहने वाली हमारी ये जल परी है जिसे कोई टेंशन नहीं, जो बहुत ही खुशी के साथ आराम से समुद्र में तैर रही है और इसे डिस्टर्ब करने वाला भी कोई भी नहीं है। वो वहाँ पर अकेली है। अब बच्चों, ये लाइंस ब्रैकेट में दी गई हैं। ये अमेंडा की इमेजिनेशन है। वो मदर की इंस्ट्रक्शंस को सुनना ही नहीं चाहती। मदर की इंस्ट्रक्शन से वो बचना चाहती है, इसीलिए वो तो सपनों में खोई हुई है। बच्चों, मदर की अगली इंस्ट्रक्शंस आने वाली हैं। क्या कहती है मदर? Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Amanda, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया? Tidy means to arrange neatly.
तो मदर पूछती है अमेंडा से, क्या उसने अपने रूम में सारी चीजों को सही ढंग से अरेंज कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। मदर कहती है कि मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें कहा था तुम अपने शूज साफ कर लो, क्या तुमने अपने जूते साफ कर लिए? तो इस तरीके से मदर की इंस्ट्रक्शंस कॉन्स्टेंटली आ रही हैं और हमारी अमेंडा वो क्या कर रही है, आइए देखते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। बच्चों, हमारी अमेंडा फिर से इमेजिनेशन में खोई हुई है और इस बार तो ऐसा लगता है कि वो मदर की इंस्ट्रक्शन से कुछ ज़्यादा ही फेडअप हो चुकी है, इसीलिए वो अपने आप को एक ऑर्फन, एक अनाथ के रूप में इमेजिन करती है। उसे लगता है कि मानो वो एक अनाथ लड़की है जिसके माँ बाप मर चुके हैं या जिसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया है और वह गलियों में बिल्कुल आज़ादी से घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट bare feet। पैटर्न मीन्स टू मेक डिजाइन। उसे लगता है मानो गलियों में घूमते हुए वो सॉफ्ट डस्ट पर, मिट्टी पर अपने हर्स्ट मीन्स साइलेंट, bare feet मीन्स अनकवर्ड फीट, उसने पैरों में कुछ भी नहीं पहन रखा और वो ऐसे नंगे पांवों से मिट्टी पर डिजाइन बनाती हुई चल रही है। बच्चों, यहाँ पर देखो हर्स्ट मीन्स साइलेंट, उसके पैर भी साइलेंट है, उसे ऐसे लग रहा है कि किसी की भी आवाज नहीं आए, कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, तो पैर भी मानो उसके साइलेंट है, आवाज ही नहीं कर रहे, वो बहुत ही पीसफुली गलियों में चलती जा रही है और उसे साइलेंस इतनी अच्छी लग रही है कि वो कहती है द साइलेंस इज गोल्डन। खामोशी तो गोल्ड जैसी सुनहरी, सुंदर, खूबसूरत होती है और आजादी बहुत ही मीठी होती है। तो बच्चों, इस उम्र में बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स जो कह रहे हैं, जो भी बातें समझा रहे हैं, वो सब बेकार की बातें हैं। बच्चों को लगता है हमें तो सब कुछ समझ आता है, हमें बहुत सारी नॉलेज मिल गई है, हमें माँ बाप के इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ ऐसी फीलिंग्स इस उम्र में बच्चों के दिमाग में आ जाती हैं। तो हमारी अमेंडा भी बिल्कुल ही नहीं चाहती कि कोई भी उसे डिस्टर्ब करे, वो बिल्कुल अपनी आज़ादी को पीसफुली, हैप्पीली एंजॉय करना चाहती है। फिर से अमेंडा की इमेजिनेशन को ब्रैकेट में दिया गया है, ये ध्यान रखना है बच्चों। बच्चों, जितने फोकस के साथ अमेंडा इमेजिनेशन में खोई हुई है, उतने ही फोकस के साथ मदर भी अगली इंस्ट्रक्शंस देने के लिए तैयार खड़ी है। तो आइए देखते हैं अब मदर क्या इंस्ट्रक्शंस देंगी। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। This time, mother asks Amanda not to eat the chocolate which she has because it will cause acne, pimples on her face। मदर कहती है अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, तुम याद करो तुम्हें चॉकलेट से पिंपल हो जाते हैं और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखोगी। यहाँ पर मदर कहना चाहती है कि मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। और हमारी अमेंडा वो तो फिर से किसी इमेजिनेशन में खोई हुई है, वो मदर की बातों को सुनना ही नहीं चाहती, बिल्कुल भी इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहती। तो आइए अब आगे देखते हैं इस बार हमारी अमेंडा क्या इमेजिन कर रही है। आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। बच्चों, आपने रेपेंजल की कहानी सुनी है या फिर आपने टैंगल्ड मूवी देखी है? इसमें बताया गया है कि एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था रेपेंजल। उसके बालों में एक जादू था और इसी वजह से उसके बचपन में ही एक विच ने उसे किडनैप करके एक टावर में बंद कर दिया था। लेकिन रेपेंजल को ये बातें पता नहीं थी, इसीलिए
वो विच को ही अपनी मदर मानती थी। जब भी विच को टावर में आना होता था तो रेपेंजल अपने लंबे बालों को नीचे डाल देती और वो विच उन बालों को पकड़कर ऊपर टावर में आ जाती थी। अब ये टावर दूसरे लोगों की पहुंच से बहुत दूर था, यहाँ पर कोई भी नहीं आता था। रेपेंजल अकेली ही रहती थी, विच इस टावर में आती जाती रहती थी। तो ये है रेपेंजल की कहानी। तो इस बार अमेंडा इमेजिन करती है कि वो रेपेंजल है। I am Rapunzel. I have not a care. It means उसे कोई टेंशन नहीं है। जैसे रेपेंजल टावर में अकेली रहती थी, उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो अमेंडा भी ऐसी ही लाइफ चाहती है जहां पर उसे कोई भी टेंशन ना हो। Life in a tower is tranquil and rare. Tranquil means पीसफुल, रेयर मीन्स जो दुर्लभ, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसे लगता है कि टावर में बिताई हुई जिंदगी बहुत ही पीसफुल होती है, ऐसी लाइफ इसमें बहुत शांति होती है। तो अमेंडा को ऐसी ही लाइफ चाहिए। I'll certainly never let down my bright hair. और रेपेंजल क्या करती थी? अपने बालों को नीचे डाल देती थी ताकि विच उनको पकड़कर टावर में आ सके। लेकिन अमेंडा तो ये भी नहीं करना चाहती। वो कहती है कि मैं रेपेंजल हूँ और मैं अपने लंबे बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी ताकि उनको पकड़ के कोई भी टावर में एंटर ना कर सके। तो बच्चों, हमें बार बार पता चल रहा है कि अमेंडा एक ऐसी लाइफ चाहती है जिसमें किसी की भी इंटरफेरेंस ना हो, कोई उसे किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शंस ना दे। लेकिन मदर की इंस्ट्रक्शंस तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। मदर फिर से इंस्ट्रक्ट कर रही है। क्या कह रही है? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीबडी वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। मदर कह रही है सल्किंग बंद कर दो। सल्किंग मीन्स बीइंग साइलेंट आउट ऑफ अनोइंस और डिसअपॉइंटमेंट, गुस्से में या उदासी में चुप हो जाना। अब बच्चों, आपको कुछ याद आ रहा है? जब आपकी मदर आपको कुछ समझाती हैं या डांट लगा देती हैं तो आप भी कई बार ऐसा ही करते होगे, चुप हो जाते होगे कि मदर को ही बोल लेने दो। आप तो नाराज हो गए और चुपचाप बैठ गए। और अगर आम भाषा में कहें तो क्या कि आप मुंह सुजा कर बैठ जाते हो। और ऐसा ही हमारी अमेंडा कर रही है, चुपचाप बैठी है और मदर कह रही है कि छोड़ो ये बिहेवियर, सल्किंग को बंद करो अब। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। अमेंडा, तुम हमेशा इतनी मूडी रहती हो। मूडी मीन्स मूड स्विंग होना, कि एक बार खुश हो गए, कुछ थोड़ी देर बाद में फिर से नाराज हो गए। तो मदर को लगता है अमेंडा तो एक मूडी लड़की है। एनीबडी वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। नैग मीन्स स्कोल्डेड। अब यहाँ पर मदर क्या कह रही है? तुम ऐसे बिहेवियर कर रही हो अमेंडा तो कोई भी देखेगा तो ऐसे सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांट लगाई है, मैंने तुम्हें रिब्यूक किया है। तो इस तरीके से मदर की इंस्ट्रक्शंस चलती ही रहती हैं। एंड हियर दिस ब्यूटीफुल पोएम एंड्स। तो बच्चों, अगर इस नोट पर पोएम एंड हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि मदर की इंस्ट्रक्शंस तो चलती ही रहेंगी और हमारी अमेंडा का नाराजगी, उसका चुप बैठना, इमेजिनेशन में खो जाना, ये भी चलता ही रहेगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। सबसे पहले है बच्चों पोएम की राइम स्कीम। राइम स्कीम का मतलब होता है सेम साउंड पैटर्न होना। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड लेते हैं। देखिए इसमें है लास्ट वर्ड अमेंडा, तो इसका नाम हमने रखा ए। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड देखिए अमेंडा, सेम है, सेम साउंड है, तो इसको भी हम नाम देंगे ए। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड देखो स्ट्रेट, ये डिफरेंट साउंड है तो हम नेक्स्ट लेटर इसका नाम रख देंगे। इट मीन्स हमने इसको नाम दे दिया बी। फोर्थ लाइन में एक ही वर्ड है अमेंडा और ये साउंड किससे मिल रही है? फर्स्ट टू लाइन से ही, तो इसलिए इसका नाम वही रहेगा ए। नेक्स्ट देखिए सी, ये एक डिफरेंट साउंड हो गई है ए और बी से, तो हम इसको नाम देंगे सी। नेक्स्ट लाइन में है मी, ये मैच कर रहा है सी से ही, सी मी, तो इसका नाम भी रहेगा सी। अगला देखिए ब्लिसफुली, ई साउंड ही है, ये भी मैच कर रहा है सी मी से, तो इसका भी नाम रहेगा सी। ओके, तो राइम स्कीम हो गई है ए बी ए सी सी सी।
In this way, in this poem, each of the stanzas spoken by mother follow the rhyme scheme A, B, A. On the other hand, the stanzas spoken by Amanda consist of 3 rhyming lines each. Then we find use of metaphor in the poem. Metaphor is used to show a comparison between two different things or ideas. बच्चों, मेटाफर के थ्रू दो डिफरेंट चीज़ों में या आइडियाज़ में कंपैरिजन दिखाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन हर इमेजिनेशन अमेंडा कंपेयर्स हरसेल्फ विद ए मरमेड, एन ऑर्फन एंड रेपुंजल. हमने पोएम में पढ़ा था कि अमेंडा खुद को इमेजिन करती है कि वो एक जल परी है, एक अनाथ लड़की है और एक प्रिंसेस है जिसका नाम है रेपुंजल. और वो कौन कौन सी लाइन्स थी बच्चों? Here I have given the examples. Where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Next imagination थी I am an orphan roaming the street. और next imagination थी I am Rapunzel, I have not a care. The next device used in the poem is repetition. जब एक ही वर्ड को बार बार यूज़ किया जाता है तो हम उसे repetition कहते हैं. और बच्चों, इस पोएम में कौन सा वर्ड बार बार आया है? आप इजीली बता सकते हैं. Yes, the answer is Amanda. The name Amanda has been repeated to lay emphasis on the fact that she is instructed many times. और ये वर्ड जब बार बार आया है तो इसका मतलब यही है, पोएट यही दिखाना चाहती है कि उसको अमेंडा को बार बार इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं. पोएम की फर्स्ट लाइन में भी अमेंडा वर्ड यूज़ हुआ है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. और पोएम जब एंड होती है तो भी यही वर्ड है, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा. तो बच्चों, अमेंडा वर्ड को बार बार यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पर रेपिटिशन यूज़ किया गया है. And now we are going to discuss important questions of the poem Amanda. Are you ready for the discussion? Okay, let's start it. The first question is, how old do you think Amanda is? How do you know this? Amanda कितने साल की लड़की है और आपको इसके बारे में कैसे पता लगता है? Answer is, the speaker asks Amanda to finish her homework. बच्चों, हमने पोएम में पढ़ा था कि स्पीकर कौन है? उसकी मदर. तो मदर अमेंडा को क्या इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम जल्दी से अपना होमवर्क पूरा कर लो. और ये इंस्ट्रक्शन देने से हमें क्या पता लगता है? इट शोज दैट शी इज़ अ स्कूल गोइंग गर्ल. इससे हमें पता लगता है कि वो स्कूल जाने वाली लड़की है. शी अपीयर्स टू बी अराउंड 10 और 11 years old. और इससे हमें पता लगता है कि वह लगभग 10 या 11 साल के आसपास की होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपको क्या लगता है कि उससे बातें कौन कर रहा है? आंसर इज, वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू अमेंडा. अमेंडा के पेरेंट्स में से कोई एक ही उससे बात कर रहा है. इट इज़ प्रोबेबली हर मदर हु रिमेन्स ऑल द टाइम एट होम. और शायद यह उसकी मदर ही है क्योंकि वह लगभग घर में सारा टाइम रहती है. बच्चों, क्योंकि अमेंडा को लगातार इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं तो इससे पता चल रहा है कि जो पर्सन घर पे रह रहा है लगातार, वही उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है. और इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि यह उसकी मदर ही होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why are stanzas number 2, 4 and 6 given in parenthesis? Parenthesis means bracket. बच्चों, आपने नोट किया होगा कि अमेंडा की जो इमेजिनेशन थी, जिन बातों में वो खोई हुई थी, वो लाइंस ब्रैकेट में दी गई हैं. तो ये क्यों दी गई हैं? आंसर इज, these stanzas are given in parenthesis to show that Amanda is lost in her imagination. इन स्टैंजाज से हमें पता लगता है कि अमेंडा तो अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई है, अपनी कल्पनाओं में खोई हुई है. She is not paying attention to the speaker. वह कोई ध्यान नहीं दे रही उसे जो भी कहा जा रहा है. स्पीकर मीन्स उसकी मदर जो भी बातें उसे कह रही है, उसका ध्यान इन बातों में बिल्कुल भी नहीं है. Thus, these stanzas depict the state of Amanda's mind. तो इन स्टैंजाज से हमें पता लगता है कि अमेंडा के मन की क्या हालत है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, what is Amanda asked to do or not to do? अमेंडा को कौन कौन से काम करने के लिए कहा जाता है और कौन कौन से काम नहीं करने के लिए कहा जाता है?
आंसर इज अमेंडा इज एक्सपेक्टेड टू डू अ लॉट। अमेंडा से बहुत कुछ काम करने की उम्मीद की जाती है। शी इज आस्क्ड नॉट टू बाइट हर नेल्स, नॉट टू हंच हर शोल्डर्स एंड नॉट टू ईट चॉकलेट। उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट करती हैं कि अपने नाखूनों को मत चबाओ, अपने कंधों को आगे झुकाकर मत बैठो और चॉकलेट भी मत खाओ। शी इज आस्क्ड टू सिट अप स्ट्रेट, टू फिनिश हर होमवर्क, टू टाइडी हर रूम एंड टू क्लीन हर शूज़। उसे कहा जाता है सीधी होकर बैठो, उसे अपना होमवर्क फिनिश करने के लिए कहा जाता है और अपने रूम में सारी चीज़ें सही ढंग से अरेंज करने के लिए कहा जाता है और उसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अपने शूज़ भी साफ कर लो। तो बच्चों, हमें पता लगता है कि बेचारी अमेंडा को तो लगातार इंस्ट्रक्शंस मिलती ही रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अमेंडा विश टू बी अ मरमेड? अमेंडा एक जलपरी क्यों बनना चाहती है? आंसर इज अमेंडा वॉन्ट्स टू लिव अ फ्री लाइफ। अमेंडा चाहती है कि वो एक फ्रीडम वाली लाइफ जिए, उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। शी इज फेड अप विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर मदर। वह अपनी माँ की इंस्ट्रक्शन सुन सुन के अब बिल्कुल दुखी हो चुकी है, तंग आ चुकी है। सो शी विशेस टू बी अ मरमेड। इसीलिए वह एक जलपरी बनना चाहती है। शी वुड मूव फ्रीली इन द ग्रीन सी। और अगर वो एक जलपरी बन जाए तो वो क्या करेगी? वो हरे समुद्र में बड़ी आज़ादी से, शांति से तैरती रहेगी, घूमती रहेगी। देन देयर वुड बी नो वन टू ट्रबल हर। और वहाँ पर कोई भी उसे तंग करने वाला नहीं होगा, कोई भी उसे इंस्ट्रक्शंस देने वाला नहीं होगा। इसीलिए वह एक जलपरी बनना चाहती है। बच्चों, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज अमेंडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? क्या अमेंडा एक अनाथ लड़की है? वह ऐसा क्यों कहती है? आंसर इज नो, अमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन। नहीं, अमेंडा एक अनाथ लड़की नहीं है। इनफैक्ट शी वॉन्ट्स टू लिव अ फ्री लाइफ। वह तो एक आज़ाद जिंदगी जीना चाहती है। शी इज़ फेड अप विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर मदर। वह अपनी माँ की इंस्ट्रक्शन से तंग आ चुकी है। सो शी विशेस टू बी एन ऑर्फन। इसीलिए वह एक अनाथ बनना चाहती है। देन शी वुड रोम अबाउट फ्रीली इन द स्ट्रीट। और जब वह एक अनाथ लड़की बन जाएगी अपने सपनों में, अपनी कल्पना में, तो वह क्या करेगी? वह गलियों में आज़ादी से घूमेगी। शी वुड लीव पैटर्न्स ऑफ हर बेयर फीट इन द सॉफ्ट डस्ट। वह सॉफ्ट डस्ट पर अपने नंगे पैरों से बहुत सारे डिज़ाइन बनाती रहेगी। देयर वुड बी नो वन टू नैग हर। और वहाँ पर उसे कोई भी डांट लगाने वाला नहीं होगा। तो बच्चों, हमें पता लग रहा है कि अमेंडा ऐसी लाइफ जीना चाहती है जहाँ पर उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अमेंडा वांट टू बी रपेंजल? अमेंडा रपेंजल क्यों बनना चाहती है? बच्चों, हमने पोएम पढ़ते हुए डिस्कस किया था कि रपेंजल एक प्रिंसेस थी और उसे एक विच ने एक टावर में बंद कर दिया था। उसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वह आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो अमेंडा को लगता था कि रपेंजल की जिंदगी तो बहुत ही पीसफुल होगी, इसीलिए वो रपेंजल बनना चाहती थी। ओके, the answer is Rapunzel was a beautiful princess. Rapunzel एक सुंदर राजकुमारी थी। She lived alone in a tower. वह एक टावर में अकेली रहती थी। She had no contact with the outside world. उसका बाहरी दुनिया के साथ कोई भी संपर्क नहीं था। Amanda thinks that Rapunzel's life must have been very wonderful. Amanda सोचती है कि Rapunzel की जिंदगी तो बहुत ही अद्भुत, शांत रही होगी। So she wants to be Rapunzel. इसीलिए वह रपेंजल बनना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। एंड द क्वेश्चन इज डू यू कंसिडर अमेंडाज मदर टू बी अ नैगिंग मदर? नैगिंग मदर मीन्स एक ऐसी मदर जो लगातार परेशान करती रहती हैं, लगातार डांट लगाती रहती हैं। तो क्या आपको लगता है कि अमेंडा की मदर एक नैगिंग मदर है? आंसर इज Yes, Amanda's mother seems to be a nagging mother.
हाँ, ऐसा लगता है कि अमेंडा की मदर एक नैगिंग मदर हैं। शी कीप्स इंस्ट्रक्टिंग अमेंडा अबाउट एवरीथिंग। वो लगातार अमेंडा को हर चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं। बच्चों, हमने पोएम में पढ़ा था कि जब पोएम शुरू होती है तो अमेंडा को इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं कि अपने नेल्स को बाइट मत करो, शोल्डर्स को हंच मत करो, अपना सिटिंग पोस्चर चेंज करो, सीधी होकर बैठ जाओ, होमवर्क फिनिश करो, अपना रूम साफ करो, अपने शूज साफ करो। तो इस तरीके से लगातार उसे इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं। Although it is the duty of a mother to take care of her child, हालांकि एक माँ की ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चे की देखभाल करे। शी मस्ट नो हाउ टू कीप अ बैलेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेकिंग गुड केयर। लेकिन एक मदर को ये बात पता होनी चाहिए कि कैसे बच्चे को ट्रेंड करना है, अच्छी बातें सिखानी है और उसका ध्यान रखना है। मदर को पता होना चाहिए कि इन दोनों बातों के बीच में एक बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज वही होगा जो अमेंडा अपनी मदर के साथ कर रही थी। वो अपनी मदर की दी गई किसी भी इंस्ट्रक्शन को नहीं सुन रही थी। वो तो अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। वो इमेजिन कर रही थी कि वो एक जल परी है, एक अनाथ बच्ची है या फिर एक प्रिंसेस रपेंजल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इज अमेंडा एट फॉल्ट? अमेंडा अपनी मदर की दी गई किसी भी इंस्ट्रक्शन को नहीं सुन रही, तो क्या अमेंडा का ये बिहेवियर गलत है? क्या वो गलत काम कर रही है? आंसर इज अमेंडा इज अ स्कूल गोइंग गर्ल। अमेंडा एक स्कूल जाने वाली लड़की है। सच चिल्ड्रन नीड लव, केयर एंड ट्रेनिंग एज वेल। स्कूल गोइंग बच्चों को प्यार, ध्यान और ट्रेनिंग सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट अमेंडा इज इंस्ट्रक्टेड ऑल द टाइम। लेकिन बेचारी अमेंडा को तो सारा समय केवल इंस्ट्रक्शंस ही दी जाती हैं। सो शी विशेज फॉर ए लाइफ ऑफ फ्रीडम। इसीलिए वो चाहती है एक आज़ादी वाली ज़िंदगी उसे मिल जाए। इसीलिए वो सपनों की दुनिया में खोई रहती है। इट अपीयर्स दैट देयर इज़ नो लव इन हर लाइफ। ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में तो प्यार है ही नहीं। सो वी कैन से दैट अमेंडा इज़ नॉट एट फॉल्ट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अमेंडा गलत व्यवहार नहीं कर रही, उसकी गलती नहीं है। बच्चों, इस आंसर से आप ये बात मत समझ लीजिएगा कि आपको पेरेंट्स की बातों को कभी सुनना ही नहीं है, उन्हें ओबे ही नहीं करना है। एक्चुअली पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिलेशनशिप दोनों की अंडरस्टैंडिंग पर ही डिपेंड करता है। एक्चुअली ये पेरेंट्स का प्यार ही होता है कि वो अपने बच्चों को लगातार अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ बच्चों को आज़ादी देना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। Now let's start discussion of summary of the poem. Amanda is a beautiful poem composed by Robin Klein. Amanda Robin Klein द्वारा लिखी गई एक सुंदर पोएम है। It is about a school going girl Amanda, और ये school going girl Amanda के बारे में है। She is constantly instructed by her mother. उस लड़की अमेंडा को लगातार इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। और कौन देता है ये इंस्ट्रक्शंस? उसकी मदर। She is asked to do this and not to do that. उसे बार बार कहा जाता है ये काम करो, वो नहीं करो। She is asked not to bite her nails, not to hunch her shoulders and not to eat chocolate. उसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अपने नाखूनों को ना काटे, अपने कंधों को आगे झुकाकर ना बैठे और चॉकलेट ना खाए। शी इज़ आस्क्ड टू सिट अप स्ट्रेट, टू फिनिश हर होमवर्क, टू टाइडी हर रूम एंड टू क्लीन हर शूज़। उसे कहा जाता है कि वह सीधी बैठे, अपने होमवर्क को फिनिश करे, अपने रूम को सही ढंग से जचाए और अपने जूतों को साफ करे। दैट इज़ वाई शी रिमेन्स लॉस्ट इन इमेजिनेशन। और उसे जब लगातार इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है? वह कल्पनाओं में, सपनों में खोई रहती है। शी विशेज टू बी अ मरमेड, एन ऑर्फन एंड अ प्रिंसेस नेम्ड रपेंजल। इसीलिए वह एक जलपरी, एक अनाथ और एक राजकुमारी जिसका नाम था रपेंजल वो बनना चाहती है। शी यर्न्स फॉर अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। वह एक आज़ाद जिंदगी के लिए तड़पती है। उसके मन में फ्री लाइफ के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। She pays no attention to what is being said to her. वह कोई भी ध्यान नहीं देती, जो भी बात उसे कही जाती है उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं होता। So she is rebuked for being moody and sulking all the time. इसीलिए उसे डांट लगती है कि तुम तो बहुत ही मूडी हो और सारा दिन नाराज होकर चुप बैठ जाती हो। Thus the poem depicts the picture of the state of mind of a little girl Amanda. तो इस तरीके से इस पोएम में दिखाया गया है
है एक छोटी सी लड़की अमेंडा के मन की स्थिति को, उसके मन की हालत को। And now in the end, let's discuss theme of the poem. This poem shows the value of the upbringing of a child. इस पोएम से बच्चों के पालन पोषण के बारे में पता लगता है। ये पोएम हमें दिखाती है कि हर बच्चे का पालन पोषण बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हर बच्चा अपने आप में खास होता है। पेरेंट्स शुड नॉट इम्पोज देयर ओन विशेस ऑन चिल्ड्रन। पेरेंट्स को अपनी खुद की इच्छाएं बच्चों के ऊपर लादनी नहीं चाहिए। उन्हें बच्चों को कंपेल नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। दे शुड गिव प्रॉपर स्पेस टू देम। पेरेंट्स को बच्चों को एक उचित स्पेस, आज़ादी भी देनी चाहिए। When Amanda is instructed for everything, she seeks an escape. क्योंकि हम देखते हैं जब अमेंडा को हर बात के लिए बार बार इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं तो वो उन इंस्ट्रक्शन से बचना चाहती है। She imagines herself enacting as a mermaid, an orphan and a princess. अब वो माँ की इंस्ट्रक्शन से बचने के लिए ही इमेजिनेशन में खोई रहती है। कभी वो अपने आप को जल परी, कभी अनाथ लड़की और कभी राजकुमारी के रूप में सोचती है। She wishes to live alone and carefree. अब वो अकेली और विदाउट एनी टेंशन रहना चाहती है। Thus, the poet wants to say that the interference of parents should not curtail the freedom of children. पोएट हमें यही बताना चाहती हैं कि पेरेंट्स के इंटरफेरेंस की वजह से बच्चों की आज़ादी बाधित हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को फ्रीडम मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक और मैसेज कन्वे किया गया है, चिल्ड्रन शुड ऑल्सो फॉलो द एडवाइस ऑफ देयर पेरेंट्स एज इट इज़ फॉर देयर बेटरमेंट। बच्चों को भी अपने माता पिता की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आखिर पेरेंट्स की बातें उनके फ़ायदे के लिए ही होती हैं। पेरेंट्स की सलाह क्यों दी जाती है? ताकि बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो बच्चों, इस तरीके से एक अच्छे रिश्ते के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग हो। सो हियर द पोएम एंड्स। I hope you have enjoyed it and thank you very much for watching this video.